स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 7 मार्च को आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होना है, संभवतः ऐसे ही आपके पेपर आने वाले हैं। पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आप लोगों को बताया कि इसी तरह से पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आई पेन पे कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कार्ड में भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आप लोग पूरा उसका सोल्यूशन आप देखेंगे। आज पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को उस पेपर का बताने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा आप लोग। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन कर ही लिया था, तो उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करेंगे, जो हमें 2 नंबर में देखने को मिलता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे है, जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स विभव होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हमें देखिए शॉर्टकट में भी लिखना है, हमें नंबर भी पूरा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी चीज़ों को डिटेल में लिखा है, जिससे आप लोग आराम से ऐसे लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। रेडॉक्स विभव उसे कहते हैं जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं दोनों होते हैं और धातु और विलयन के मध्य अस्थायित्व विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहा जाता है। अगर ऐसे नहीं याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो रिएक्शन है अपचयन की उस अपक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, एक ही साथ एक मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होते हैं, तो उसी को रेडॉक्स विभव कहते हैं। आप जैसा मर्जी वैसा भी लिख सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका ये भी आपका है। और उसके बाद दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल आप लोगों का था। न्यूमेरिकल में हम लोग का क्वेश्चन ये था कि एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला जाता है, इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना करनी थी। तो देखो विलय का भार आपको दिया गया है 40 ग्राम, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें विलय का जो है अणुभार निकालना हो। NaOH बोला है तो Na का आपको 23 होता है, O का आपका 16 होता है, H का आपका 11 होता है, यानी कि 40 आप लोगों को ये भी हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या करना है कि आपको पता है कि विलय के मोल की संख्या निकालेंगे, तो मोल की संख्या बराबर होता है भार बटे में अणुभार। आपने पढ़ा होगा विलय का भार बटे में विलय का अणुभार। आपने इससे इसको रख करके दिखाया तो आपका आ जाएगा कितना, 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। विलय के मोल की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप जानते हो कि विलयन का आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि विलयन का आयतन होता है कि आपका 500 ml दिया गया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला है 50 ml, तो हमने उसको ml को चेंज कर लिया तो 500 ml बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको रख करके ऐसे कट करेंगे तो हमारा ये 5/10 यानी कि ये लीटर में अब बदल गया, 0.5 लीटर हो गया, ठीक है। अब लीटर में हमने चेंज ही कर लिया। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपसे पूछा है विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, विलय के मोल की संख्या बटे में विलयन का जो आयतन होता है वो लीटर में होगा। तो लीटर में हमने चेंज ही कर लिया, तो अब ये रखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो विलयन की मोलरता जो बराबर होगी, अब देखिए यहाँ पर दिया है विलय के मोल की संख्या हमारी 1 थी, विलयन का आयतन हमारा 0.5, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 2 आ गया, यानी विलयन के जो मोलरता आ गई हमें वो 2m देखने को मिलेगी, 2m देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों को नॉर्मलता भी पूछा गया, मोलरता तो हो गया, नॉर्मलता भी पूछा गया, तो नॉर्मलता कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मलता सॉल्व ऐसे करेंगे आप लोग, देखो पहला चीज़ सरल भाषा में बता रहे हैं कि NaOH विलयन की मोलरता और नॉर्मलता समान होगी, क्योंकि इनका तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों समान है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो इनका तुल्यांकी भार है और अणुभार, यानी कि यहाँ पर ये जो भार है 40, ये भी भार 40 है, तो इसलिए इनका जो मोलरता जितना होगा वही इनकी नॉर्मलता होगी। तो ऐसे लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, 2 नंबर आपके ऐसे ही लिखने हैं जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं। ऐसे ही नंबर क्वेश्चन आप लोगों का जो है ये नंबर क्वेश्चन जो आप लोग का है दूसरे का ही है। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थाई है, क्यों। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाने वाले। तो देखिए ऐसे ही लिखना है आपको। क्वेश्चन है यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थाई होते हैं, क्योंकि ये गर्म करने पर जल या जलवाष्प के साथ उच्च ताप पर क्रिया करते हैं और साधारणतः ताप पर जल से साथ अपक्रिया मंद करते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, यानी कि ये जब गर्म जल से और जलवाष्प के साथ उच्च ताप पर क्रिया कर लेते हैं, लेकिन साधारणतः अगर जो ताप रहेगा तो इसके साथ ही क्रिया मंद करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। यही बात आपको लिख करके आगे बढ़ जाना है, और इसी कारण से ये रिएक्शन करते हैं और ये स्थायी होते हैं और ये स्थायी नहीं होता है। तो इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक के अंतर को बताना है, आपको स्पष्ट करना कि वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या अंतर होता है। तो आप देखेंगे वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाले अभिक्रियाओं की गति को कहते हैं, मतलब जो वेग स्थिरांक है जो अभिक्रियाओं के रेट है उसके दर को कहेंगे, उसको कहेंगे। जबकि साम्य स्थिरांक जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया में के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है।
ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें आप लोग पूरा का पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। आपकी ऐसे लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जो भी आपका 2 नंबर के आना है, क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन का और तीसरा नंबर क्वेश्चन दोनों 2 ही नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्या है, कह रहा राउल्ट का वास्तव का अनुमान लिखना है आपको और उसकी सीमाएं लिखनी है। तो राउल्ट का जो लॉ है यानी राउल्ट का नियम है वो क्या होता है, तो राउल्ट का नियम जो होता है वो बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा। किसी विलयन के वास्तव का अपेक्षिक अनुमान विलेय पदार्थ की मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो बहुत अच्छे से याद कर लो, और मैंने एकदम शॉर्टकट भी लिखा है, आप ऐसे लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा। पी बराबर पी एस, पी एस मतलब होता है सॉल्यूशन, पी मतलब प्रेशर होता है, जैसा मैंने बताया ही था कि यह अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान है। और पी होगा उसके बाद N1 अपान में N1 प्लस N2 जो हमारे मोल प्रभाज होते हैं, उसके बाद मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या है, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पी क्या आपका है, तो पी आपका है विलायक का वाष्प दाब और पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब। ये बात आप लिख दीजिएगा, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है। राउल्ट के देखिए जैसे लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। राउल्ट का नियम ऐसे लिखिएगा बीच में, फिर राउल्ट के नियम के अनुसार लिखेंगे, फिर ऐसे तरीके से पूरी बात ऐसे लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आपका 1 नंबर इस पर मिल गया। आप कह रहा है इसकी सीमाएं लिखना है, तो सीमाओं के लिए आप लोग ऐसे लिखोगे, इसकी सीमाएं 3-4 सीमा लिख दीजिएगा। राउल्ट की जो सीमाएं होती है, पहला है राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, शांत विलयन पर लागू नहीं होता है, मतलब विचलन प्रदर्शित करते हैं इसलिए नहीं ना होता, ठीक है। आगे बात हो रही है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन है रहेगा, यह नियम केवल वाष्प दाब माने वाष्प अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। वाष्पशील पर होता है, मतलब वाष्पशील पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अवाष्पशील पर ही होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ये भी बात रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पे लागू नहीं होता। और चौथा नंबर रहेगा आपका, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। देखो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, इस सीमाएं ये है, ठीक है। तो 4 सीमा आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं एकदम स्टैंडर्ड, मैंने बताया कि ऐसे तरीके से दिखेगा, मैंने लिखा इसलिए नहीं है, मैंने लिख करके आपको सीधे बना रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचा रहा है, ठीक है। तैयारी भी करनी है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। देखिए 2 नियम है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम नियम आप लोगों को लिखना है, तो प्रथम नियम कैसे लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम, प्रथम नियम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब ये कैसे समझेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। W इज प्रोपोर्शनल Q, यानी W जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Q। Q क्या होता है, Q इक्वल टू IT, आपने पहले से ही पढ़ा है, 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। Q मतलब आवेश होता है, IT होती है। अब हमने Q इक्वल टू IT लिख दिया है। जब IT में हटाएंगे तो ये जड़ आता है, जड़ जो है एक स्थिरांक होता है, जड़ एक स्थिरांक होता है। जड़ स्थिरांक को लिखेंगे समानुपाती स्थिरांक या वैद्युत रासायनिक साम्य, यानी वैद्युत रासायनिक साम्य या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से देखने को मिलता है। तो इतनी बातें लिखेंगे, आपको पूरा नंबर 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है आपको यहाँ तक, ठीक है, पूरा ऐसा लिखेंगे। अब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा ग नंबर क्वेश्चन है जो कोलराउस का नियम है। इनके 2 अनुप्रयोग भी लिखने हैं, नियम भी समझाना और 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो कोलराउस का नियम लिखेंगे हम लोग। जो कोलराउस लॉ होता है वो क्या होता है, कोलराउस का नियम जो होता है आपको पता है अच्छे से, किसी विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता यहाँ पर हो है, ठीक है, अनंत मोलर चालकता तनुता पर विद्युत अपघट्य द्वारा दिए जाने वाले धनायनों और ऋणायनों के आयन की चालकताओं का योग होता है। देखिए अगर जो आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, वैसे आ जाएगा क्योंकि आप बना ले जाएंगे, अगर जो नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पर तनु ही लिखेंगे। तनु विलयन मतलब हमारे पास लिम्डा में इनफाइनाइट करके यम लिखेंगे, HCl की जगह पर हमारे देखिए प्रबल अम्ल है ये है अपना, ठीक है। और इसी तरह से दुर्बल भी ले सकते हैं, CH3COOH लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी मतलब दिमाग में आ जाए उस समय आपके, वो आपको लिख करके ऐसे आयनाइज कर देना है, इस तरह से आपको आयनाइज कर देना है, तो आपका ये कोलराउस का नियम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा ही है ऐसे आपको लिखना ही है। फिर आपके 2 अनुप्रयोग लिखने हैं इसके, यानी 2 अनुप्रयोग क्या होंगे, तो पहला दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोल जो है मोलर चालकता का निर्धारण करता है ये, ठीक है, ये बात बता देनी है। दूसरा लिख देना एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी CH3COONA भी तथा NaCl की सहायता से याद किया जा सकता है। जैसा आपने पूरा लेक्चर जब पढ़ा होगा, चीज़ें देखी होंगी, तो उसमें आप लोगों को ये बताया गया होगा कि कोलराउस का नियम कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे और भी क्वेश्चन इसमें है। 5वां नंबर क्वेश्चन को क्या हम लोग का है, 5वें का ये 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं।
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल से मेथेनॉल का परिवर्तन कैसे होगा, ये भी आप लोगों को बता देना है। तो एथेनॉल बनाने की विधि पहले लिखेंगे, 2-3 विधि में से जो भी विधि आपको याद रहे वो लिख लेना है आप लोगों को। तो जैसे मैंने यहाँ 3 विधि का वर्णन किया है, एथेनॉल बनाने की निम्न 3 विधि मैंने ली हैं। पहले नंबर एथिलीन से और एसिटिलीन से और किण्वन विधि, 3 विधि मैंने लिया है। पहले विधि की बात अगर जो हम करें तो एसिटिलीन से कैसे बनेगा, तो जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन पर जो सांद्र H2SO4 की क्रिया एथिल जो है हाइड्रोजन सल्फेट का एथिल सल्फेट के साथ अब क्रिया करने में जलकरण करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखो अगर जो याद हुई ये सब चीज़ें तो लिखिए ये सब बातें, नहीं तो रिएक्शन लिख करके काम चलाइए, आगे कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला। रिएक्शन लिखेंगे आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए रिएक्शन कैसे हुआ हमारा, ये हमारा एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एसिडीन होता है। इसका कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे उच्च दाब रहेगा, तो ये बन जाता है क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, एथिलीन से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनेगा, तो टेम्परेचर याद रखिएगा। देखिए 80 नहीं याद है तो 100 लिख दीजिएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन ये होता ही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अगर जो आप देखेंगे और टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाने पर, अगर जो एक्सिस में ले लेंगे तो ये हमारा एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये हाइड्रोजन एसीटेट है, सल्फेट है, और ये एथिल एसीटेट है, ठीक है। इसी तरह से रिएक्शन पूरा कन्वर्जन में है, तो आप चाहे दोनों में से कोई एक लिखिएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा बात करेंगे एसिटिलीन से हम कैसे बनाएंगे, तो एसिटिलीन पर HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल के साथ अपक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, जिससे अपचयन से एथिली एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, तो ये एसिटिलीन है जिसका रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे, HgSO4 या H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा एसिटल्डिहाइड बनेगा। अब एसिटल्डिहाइड का जब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसका H2 के साथ Ni के प्रेजेंस में मतलब क्या है, हाइड्रोजनेशन कर देना है, मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करेंगे बनेगा CH3CH2OH, यानी एथिल एल्कोहल हम लोग का देखने को मिल जाएगा। अब हम तीसरे विधि की बात करें, किण्वन विधि। जो किण्वन विधि हमारा है वो क्या होता है, जैसे मरकर यहाँ पर किण्वन विधि जो होता है ये हम लोग का बहुत ईजी होता है। शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल जो है का निर्माण किया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो गन्ने के शर्करे जो विलयन होते हैं, जैसे जौ, गेहूं, मक्का इत्यादि की उपस्थिति में स्टार्च का किण्वन किया जाता है, ये भी विधि आप लोगों का होता है। तो 2-3 विधि में से जो भी विधि आपको समझ में आए वो लिख देंगे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल से मेथेनॉल का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए एथेनॉल होता है CH3CH2OH, इससे कह रहा है आपको मेथेनॉल यानी CH3OH बनाना है, तो कार्बन कम करना है। बहुत इजी ये भी रिएक्शन है, आप कर सकते हो। देखो आपको मैं बता दूं, बहुत इजी तरीके से रिएक्शन है, मैंने लिखा नहीं है, मैं जूम करके आपको इसी में बता दे रहा हूँ। तो हमारा देखिए हमारे पास C2H5OH हमारा है, इसका रिएक्शन हमें कर देना है, सिंपल सा ऑक्सीडेशन कर देना है, तो ये बन जाएगा CH3COOH के साथ, ठीक है। अब हमारा जो CH3COOH है इसको NaOH और प्लस का CaO के साथ रिएक्शन करना है, सोडा लाइम के साथ। आपको पता है सोडा लाइम बना देगा मीथेन में सीधे, ठीक है। अब हमारा CH4 बन गया। अब CH4 का रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिए आप, क्लोरीन से कराएंगे तो बनेगा CH3OH, ठीक है, CH3Cl बन जाएगा, सॉरी। अब देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर CH4 का रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराओगे तो बन जाएगा CH3 आपका Cl बन जाएगा। अब CH3Cl को एचिड्यून राइट लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद रिएक्शन जब क्लोरीन का आप इससे कराओगे फिर आपने करा देना NaOH से एक्वस, तो बनेगा CH3OH। इस तरह से हमारा एथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमका जो हम देखें कि नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट हम लोग का जो रहेगा वो देखो क्या रहेगा। अब जो क्वेश्चन हम लोग का है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है आपको छठे में 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लकड़ी के भंजक आंसुओं से मेथेनॉल बना रही, ये कीजिए या तो ये कीजिए। अथवा में कर रखे आपको बताता हूँ पूरा, जो अथवा ये सब है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। एल्कोहल का अणुभार बढ़ाने पर जल में इनकी विलेयता घटती, ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन जैसा हमारा है तो इसको देखो कैसे लिखना है, लिखेंगे एल्कोहल पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन जैसा भी हमारा रहेगा। देखो हमारे पास जल में विलेयता मतलब अणुभार बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमारे पास उसकी संख्या बढ़ा देना, एल्काइल ग्रुप को बढ़ा देना। जैसे आर के साथ CH3 मतलब आर ग्रुप जो होता है वो CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आर के साथ OH लगेगा ही, इन्हीं को बढ़ाना, आर को बढ़ा देना है। तो आर कैसे बढ़ेंगे, तो देखो ध्यान से आर को कैसे बढ़ाना है आपको, तो देखेंगे जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलय होते हैं। निम्नलिखित एल्कोहल में एल्किल जो समूह होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। एल्कोहल का OH समूह जो है वो
अणु को जल में विलय बनाने में प्रभावी करता है। मतलब जो OH समूह है वो जल में मिक्स करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के एल्कोहल एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह के जल विरोधी प्रकृति व OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभाव डालती है होती है, इसलिए वो जो क्या है विलयता घटती जाती है। सरल भाषा में समझ लीजिए, आप लोग याद कर लेंगे। ROH है और उसके बाद आर, अब आर मैंने लिख दिया, आर मैं ओपन करके लिखता हूँ, आर नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आर लिखा जाए, जैसे मतलब CH3OH या C2H5OH, इसमें पूछ ले कौन ज़्यादा विलय होगा, तो इसकी विलयता ज़्यादा, इसकी कम होगी। उसका रीजन क्योंकि यही ग्रुप जो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, यही इसी का। अब ये क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ही है कि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं, यहाँ जल विरोधी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप लोग, मुझे लगता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो पावर अल्कोहल क्या है, इसके उपयोग बताना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझेंगे। पावर अल्कोहल जो होता है, परिशुद्ध स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल के मिश्रण मतलब मिश्रित हो जाते हैं। मतलब परिशुद्ध अल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट स्प्रिट हम लोग का होता है, ठीक है। जो बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोलियम, ठीक, पेट्रोल के मिश्रित हो जाता है। पेट्रोलियम और प्लस का औद्योगिक अल्कोहल बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण जल जो है, ये मिश्रण जो होता है पावर अल्कोहल कहलाता है। देखो आपको याद क्या करना है, आपको पेट्रोल याद करना है, औद्योगिक ईथर याद करना है और बेंजीन याद करना है। इनको मिक्स कर दीजिए, यही आपका पावर अल्कोहल है। बस आपको इतना ही रखना है। यूज बहुत सी जगह किया जाता है, ठीक है। अगर जो आप देखेंगे तो यह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि फिनाल, आपसे क्वेश्चन क्या था इसमें देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये था कि फिनाल अम्लीय क्यों होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है और अब की बार तो मुझे लगता है 100% आने ही वाला है। फिनाल जो होता है जल में घुलने पर यह H+ आयन देते हैं तथा फिनॉक्साइड आयन देते हैं जो नाद के कारण अस्थायी होते हैं, इसलिए फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। इतनी बातें तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, फिनाल का वाटर से रिएक्शन करा देना। देखिए OH- फिनॉक्साइड आयन है, H3O+ बना लिया गया। यही बात लिख दो, ये रिएक्शन लिख दो, बातें कुछ कुछ लिख दो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब 7वें नंबर क्वेश्चन में भी आपके एक बता दे रहे हैं, उसमें से भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का एक रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि कह रहा है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है। तो जैसा देख सकते हैं आप, मेथिल एल्कोहल मैंने लिया है, इसका PT के साथ 250 से 300 डिग्री सेल्सियस Cu चूड़ की उपस्थिति में, कॉपर चूड़ की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर निकल जाता है। ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में और भी चीज़ें थी कि इसका NaOH से अपक्रिया क्या होगा, उसी फॉर्मेल्डिहाइड का। तो जैसे मैंने NaOH की घोल के साथ अपक्रिया क्या होगा, तो देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ विलयन से क्रिया करने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इतनी बातें लिखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। फॉर्मेल्डिहाइड है, बिना रिएक्शन लिखेंगे, अगर जो रिएक्शन आपने लिखा सब चीज़ें लिख दी तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का रूल यही है। HCHO हमारे पास है, NaOH से रिएक्शन होगा, CH3CHO और HCOONA बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो कोई याद कैसे, रिएक्शन याद तो रहेगा नहीं, लेकिन आप देखेंगे HCHO आप लिखोगे और HCHO 2 बार लिखोगे, आप NaOH लिखोगे, आपको याद रहेगा NaOH जो होता है ये आयनाइज होता है। तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, आपको लिखना है बहुत ईजी तरीके से और याद रखने वाली बात हो जाती है कि यहाँ से देखो ऐसे ही है, ये आपका CH3, C यहाँ ही H यहाँ H CH3 और यहाँ से लगा देना OH, बाकी लगा दो, ये चीज़ें आपके साथ हो गई। तो आप याद रख लो, कैसे भी तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का इसमें है कि अमोनिया के साथ अपक्रिया, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ अपक्रिया कराने पर जो है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं, जिसे यूरोट्रॉपिन कहते हैं। हेक्समीन या हीरोटॉपिन कहा जाता है। यूरोटॉपिन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसको याद रख लो, रेशियो को 6 4 और फिर उसके बाद 6, ये याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बन जाएगा, यानी CH2 6 बन जाएगा, N4 बनेगा, H2O निकल जाता है। इसी को बोलते हैं यूरोट्रॉपिन, बहुत यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक मतलब यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो उसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है HCN के साथ अपक्रिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड का HCN के साथ अपक्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड का HCN के साथ अपक्रिया कराने पर साइनोहाइड्रिन बनता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज में भी आपको यही देखने को मिलेगा, साइनोहाइड्रिन का ही फॉर्मेल्डिहाइड है, HCN है, इसका रिएक्शन करेंगे तो ये आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा, मतलब बनेगा HCH और ये देखिए OH इधर भी एक CN इधर भी, यानी यही बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, जिसको साइनोहाइड्रिन देखने को मिलेगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो है आपका ग्लूकोज में भी आएगा, क्योंकि ग्लूकोज में भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का HCN से रिएक्शन करने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, जिसमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका पता लगाने का भी ये रिएक्शन होता है।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का 7 मार्च का जो पेपर हो बहुत ही अच्छा हो और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएँ। मैं यही आशा करूँगा आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद।